हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेस छपरा। आई एम विकास कुमार। आज हम लोग फिर से सरस्वती माँ का नमन करते हुए और आज के ये क्लास प्रारंभ करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट टॉपिक जो कि था ऑस्मोटिक प्रेशर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास और क्वांटम फैक्टर से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि मेंस हो, जेईई मेंस हो या फिर नीट हो, मेडिकल हो, इन सब में अक्सर काफ़ी इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सो आज हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ों को आप काफ़ी ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। ठीक है, कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। ठीक है, तो देखो, एक होता है नॉर्मल मोलर मास और एक होता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एबनॉर्मल के बारे में नहीं जानते होंगे। तो एबनॉर्मल में होता है या तो हाइयर या तो लोअर, या तो अच्छा या तो खराब। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खराब, तो होता है एबनॉर्मल। तो अगर हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करें तो अ मोलर मास which is either higher or lower than the normal molar mass is known as abnormal molar mass। ठीक है, तो समझिएगा, a molar mass which is either higher or lower than the normal molar mass is known as abnormal molar mass। तो अब देखिए ये abnormal होता कैसे है। ठीक है, और मास ये abnormal कैसे होंगे, कैसे हाइयर होंगे और कैसे लोअर होंगे। तो यहाँ पर दो केस आते हैं। एक जो होता है आपका केस ऑफ डिसोसिएशन और एक होता है केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो देखो दो केस है आपके पास, और ये केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसके बारे में बात की जा रही है? तो यहां बात की जा रही है आपके सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में अगर डिस्कशन किया जा रहा है कि उसका एसोसिएशन हो रहा है या फिर उसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो सॉलिड पार्टिकल्स का मोलर मास हमने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकालना सीखा था। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है कि मोलर मास इंक्रीज कर जाते हैं, और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि मोलर मास डिक्रीज कर जाते हैं। कैसे? अगर सपोज करो कि आपके पास एक लड्डू है, ठीक है, और उस लड्डू को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, तो बांटने के बाद क्या होगा? बांटने के बाद जो छोटे पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स का मास क्या होगा? पहले के रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू हैं और उन सबको एक साथ एसोसिएट कर दो, जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या होगा? मास जो होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है कि मास इंक्रीज कर जाते हैं, और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? मास डिक्रीज कर जाते हैं। तो अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मास डिक्रीज कर रहा है या तो मास इंक्रीज कर रहा है, तो वह कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि उसका एग्जैक्ट मोलर मास नहीं होता है, नॉर्मल मोलर मास नहीं होता है। ठीक है, तो
जैसा कि मान लो कि आपके पास CH3COOH, ठीक है, होल ट्वाइस है, एक मॉलिक्यूल है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2CH3COOH में, ठीक है। तो अब ये बताओ कि यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ये तो उस पूरे का एक निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, बट यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे? CH3COOH का अलग अलग निकालोगे, तो एक CH3OH का तो इसके रिस्पेक्ट में कम ही हो। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होता है? मोलर मास डिक्रीज कर जाता है। इन केस ऑफ एसोसिएशन, इसी का हम रिवर्स ले रहे हैं। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हो CH3COOH के, और वो अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो वो बनाएंगे CH3COOH का होल ट्वाइस। बात समझेंगे? तो यहां से इसका मास कम, इसका मास अधिक, तो मोलर मास इंक्रीजेस, कोई डाउट नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ओके। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, हमने आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये भी आपको सिखाने का कोशिश किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई डाउट? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब भाई यहां एक पार्टिकल्स था, यहां 2 पार्टिकल्स हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, एंड जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे तो मोलर मास डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलर मास डिक्रीजेस। देखो अभी मैंने ये बात बताया, बात समझ में आ रहा होगा आपको? इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज किया। यहां 2 पार्टिकल्स थे, यहां पर एक ही पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करने के बाद क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, एंड जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मोलर मास
डिक्रीज करेगा। कोई डाउट? यहां तक की बातें क्लियर? तो एब्नॉर्मल मोलर मास समझ में आ रहा होगा। A molar mass which is either higher or lower than the normal molar mass is known as abnormal molar mass. मोलर मास है डिक्रीज क्या है या इंक्रीज क्या, यही कहलाते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है तो उसका भी कोई लिमिट होगा या फिर उसका भी कोई एक स्ट्रेंथ होगा, एक्सटेंट होगा। तो कहाँ तक हम एसोसिएशन कर सकते हैं, कहाँ तक डिसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके एक्सटेंट को जो हम लोग मेजर करते हैं ना, तो उस मेजर को एक फैक्टर मेजर करते हैं। एक फैक्टर के थ्रू उसको मेजर करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, एंड उस फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं वाल्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको मिटा दें, आप इसको लिख लो। ठीक है। तो इसको मिटा दें। देखो, तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास के बारे में, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है? The factor which is used to determine the extent of association or dissociation is known as want of factor. Okay, that's clear. अब देखो वांट ऑफ फैक्टर हो गया। हम इसके बारे में यह भी कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। तो स्मॉल आई क्या होगा? स्मॉल आई का जो वैल्यू होता है वो होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझिए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि आपने देखा कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो मास में जो चेंजेस आ रहे थे मोलर मास ऑफ सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, तो वो आपके क्या था? एब्जॉर्ब। कैलकुलेटेड में हम जो आपके पास पहले से गिवन हो, जो भी पहले से गिवन होगा उसका रिजल्ट निकाल देंगे, जितना आया या तो वो घटकर आए या फिर बढ़ के। अब ये बताओ कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आज जैसे कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं I is equal to total number of
पार्टिकल्स। अब ये देखो ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? आफ्टर या बिफोर? आफ्टर, ठीक है, बाद में। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कैलकुलेटेड का मतलब बिफोर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो आई को हम मोलर मास के भी टर्म में लिख सकते हैं। अभी बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मोलर मास से क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन 1 अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है। इसको आप पलट सकते हो, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। या फिर अब देखो कैलकुलेटेड को आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल। तो कैलकुलेटेड को हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, जो कि मेरे पास गिवन था। और ऑब्जर्व जो मैंने या तो उसके डिसोसिएट होने पर या फिर उसके एसोसिएट होने पर हमने ऑब्जर्व किया, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से जो है हम आई के वैल्यू को लिखते हैं। अब इस आई के वैल्यू से, ठीक है, इस आई के वैल्यू से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई में एक रिलेशन रखेंगे। आप इसे पहले लिख लो, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, ऊपर हमने लिखा है, बिफोर हमने पहले लिखा, ठीक है। मिटा रहे इसको, अब चलो यहां ध्यान दो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई? यहां से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ solute, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन number of
particles dissociated, देखो तो लाइट है ना, total number of particles of solute, ठीक है। तो यहां सब नहीं देखो, अब जो है ये चीज तो हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां जानना, एक हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई क्या होता है, कैसे, इसको हम लोग दो केस में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, चलो देखते हैं। अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होता है Na में, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, इंक्रीज की इनिशियल कंसंट्रेशन में, जो इनिशियल आपका है, अगर यहां पे क्या हो 1 हो और यहां पे क्या हो 0, फाइनल अगर यहां से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे, अल्फा को माइनस कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा, एन अल्फा, एन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एन अल्फा बनेगा, ठीक है। तो यहां से इनिशियल फाइनल आपने समझा, ठीक है। अब जो है यहां आपको निकालना किसके बीच में रिलेशन है, अल्फा और आई के बारे में। तो देखो अल्फा आई के बारे में, जैसा कि हमने अभी आपको आई के बारे में पढ़ाया था यहाँ पे, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन केस में आफ्टर वाला लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया, साथ साथ ये भी हो गया, प्लस एन अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0। अब हमें ये बताओ, आई इसको इधर लेकर आए और एन अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, आई माइनस 1, एन माइनस 1, अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन केस में क्या होगा, आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। यहां भी जो है इनिशियल क्या लोगे 1, चूंकि इनिशियल में कोई एसोसिएशन नहीं होता तो यहां 0, फाइनल मान लो कि कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट होंगे, तो यहीं से कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट होकर यहां बनेंगे, चूंकि इनिशियल क्या था, प्रोडक्ट नंबर 0, यहां से माइनस होगा, और जो बने तो यहां से डिसोसिएट होगा तो इन पार्टिकल्स बने, एसोसिएट होंगे तो क्या होंगे, इन से डिवाइड कर देंगे,
तो अल्फा अपॉन एन। और अभी मैंने आपको बताया था आई क्या वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ऊपर में लिखते हैं तो आफ्टर एसोसिएशन, नीचे वाला लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। 1 प्लस 0 1 होता है, ये 1 ही हो जाएगा। आई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से आप अल्फा कॉमन लो तो 1 अपॉन एन माइनस 1 और यहां से अल्फा, यहां से आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1 माइनस एन अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एन को उधर भेज दें, एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये यहां से आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया। तो आपने देखा कि डिसोसिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू और एसोसिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू, नो डाउट। तो ये चीज है, आप ये चीज और एक बात याद रखना कि नोट में करके फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर कभी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो वहां से अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। दूसरा कि अगर आपको n का वैल्यू निकालना, n क्या है आप सोच रहे होंगे कि आप n क्या है, तो n नंबर ऑफ एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड पार्टिकल्स है, ठीक। जैसे सपोज आपके पास KCl, ये टूट रहा है K प्लस और Cl माइनस, हाउ मेनी पार्टिकल्स 2, n का वैल्यू 2, K2SO4, ये टूट रहा है 2K प्लस और SO4 2 माइनस, हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो 2 पोटेशियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है, n का वैल्यू 3। तो यहां से आप n का वैल्यू निकालना सीख जाओगे, कोई डाउट नहीं है। इस बात को ध्यान से, ये आपको काफी काम आएगा, ठीक है। अब जो है ना थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म्स और बाकी रह गए, बाकी ये जो है आपको वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई और अल्फा में रिलेशन हो गया, थोड़ा सा कुछ और हम लोग इसमें सीख लेंगे। जो भी हम लिखवा रहे हैं ना बोर्ड पे, आप लोग उसे अपने नोटबुक में नोट करते जाओगे ताकि आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए, समझे कि नहीं। जो भी आपको यहाँ बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको उसके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है, वो हम कराएंगे भी, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम भी कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आपको भी करने हैं। फिर जहाँ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी वहां पे हम आपके साथ हैं, आप हमें किसी भी तरीके से आप हमें अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचाएं और हमसे वो आंसर पाए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे है कि इंक्लूजन ऑफ आई मॉडिफाइज the equation of colligative property। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि colligative property कितने होते हैं बाबू, 4, RLBP relative loading of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। ये जो 4 आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन चारों के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप यहां से लिख सकते हो ना, लिखते भी हो डेल्टा P अपॉन
PA नॉट इज इक्वल टू काई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको आपने लिखा था WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। समझे कि नहीं समझे? ये चीज है। अब जो है सेकंड था, ये RLBP से था, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, KB मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मोलालिटी का फॉर्मूला WB अपॉन 1000 बाई WA। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into WB upon MB 1000 by WA। एंड फोर्थ था आपका पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन B इंटू 8। तो ध्यान दो, मैंने उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन को लिख दिया। अब क्या था कि इन इक्वेशन का हम लोग यूज तब करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चंस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस ना हो। नॉर्मली जो है उसके टेम्परेचर में और ये RLBP या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस आए तो वहां से आप निकाल सकते हो। बट अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस हो तो ध्यान रहे कि वहां पर हम लोग वांटर फैक्टर का यूज करेंगे, और वांटर फैक्टर को उसके इक्वेशन में इंक्लूड करके एक नया इक्वेशन बनाते हैं। यानी कि यहां से आप क्या करोगे, सब में वांटर फैक्टर को इंक्लूड कर दोगे, तो यहां से एक नया इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन का ही यूज करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है यहां से वांटर फैक्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स खत्म हो गए। अब जो है हम लोग इससे क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लो ताकि इसको मिटाएं। तो बाबू देखो, यहाँ पे जो आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स हैं और आपके वांटर फैक्टर से भी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करें, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। तो अमाउंट निकालना है, नहीं W निकालना है। I क्या वैल्यू आपके पास गिवन है, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.75 atm दिया गया है। टेम्परेचर का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ध्यान देना, आई क्या वैल्यू दिया गया है, यानी कि इसका मतलब कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस है यहाँ पे। और R जो कि गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर atm पर केल्विन पर। तो अब हमें बताओ पाई इज इक्वल टू CRT जो फॉर्मूला होता है, या फिर WB अपॉन पाई इज इक्वल टू WB MB इंटू 1 बाई RT। तो पाई का वैल्यू गिवन है, WB निकालना है, MB नहीं मालूम है। MB का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपके पास, CaCl2, इसका 40 कैल्शियम का प्लस 2 इंटू 35.5 तो 71 और प्लस 40 111 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। 71 और 40 111। चलो यहां से WB कितना है, WB हमें निकालना है,
तो डब्ल्यू बी इजकल टू पाई इंटू एम बी इंटू बी अपॉन आर टी। पाई का वैल्यू 0.75, एम बी का वैल्यू 111, बी का वैल्यू 2.5, आर का वैल्यू 0.0821 और टी का वैल्यू 300। ठीक है बाबू, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट? यहां से निकल जाए। यहां सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि पाई आपको निकालना है। और सॉरी इस क्वेश्चन में हमने चूंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन यहाँ आई भी हमको पुट करना था, ठीक है। तो डब्ल्यू बी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको दबे जाओ तो इसको नीचे भेजने के आई का वैल्यू आपको नीचे भेजना था। आई का वैल्यू नीचे भेजने के लिए आप यहाँ पे आई का वैल्यू भी पुट करोगे 2.47, सही है ना। डब्ल्यू बी को यहीं छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, पाई एम बी हो गया, आई नीचे चला जाएगा, आर डी नीचे जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहां भी ध्यान देना, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ केटो। 25 mg इसका मास दिया गया है, यानी कि WK2SO4 दिया गया 25 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, 10⁻³ ग्राम इन 2 लीटर। वॉल्यूम दिया गया, टेम्परेचर दिया गया 298 केल्विन, कैसे 25 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर देंगे। Assuming that it is completely dissociated, completely dissociation में अल्फा का वैल्यू 1। जब अल्फा का वैल्यू 1, तो ध्यान रहे कि अल्फा इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको पढ़ाया था इन केस ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। n का वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। तो यहां से K2SO4 जो कि सॉलिड पार्टिकल्स थे यहाँ पे, उसको अगर आप तोड़ोगे तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस, यहां से n का वैल्यू 3। तो यहां से अल्फा का वैल्यू भी आप जानते हो, केस ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है i-1 अपॉन n-1। यहां से आप i का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो डिसोसिएशन के केस है तो पाई का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ये होगा ना, ये वाला। तो वहां से आई का वैल्यू तो आपको निकालना जरूरी है। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू अपने आपने 1 रखा, देखो i-1 3-1, तो 3-1 2, 2 into 1 2, और i इज इक्वल टू हो जाएगा 3, चूंकि -1 इधर जाएगा तो +1, तो i इज इक्वल टू 3। i का वैल्यू आपको मिल गया। अब हमें बताओ पाई इज इक्वल टू क्या होता है, i WB अपॉन 1 अपॉन b RT। i का वैल्यू 3, WB तो W दिया गया है 25 इंटू 10⁻³ अपॉन, m का वैल्यू नहीं दिया गया, तो m किसका था बाबू, K2SO4 का, ठीक है। तो K2SO4 में क्या होगा 2 इंटू सल्फर का 32, 4 इंटू 16 ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा 78। तो ये हो जाएगा 80 और 3 110 और 64 174, 1/2 आर का 0.0821 इंटू 298। चलो थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लिख लें यहाँ पे। पाई इज इक्वल टू आई का वैल्यू 3,
डब्ल्यू बी आपका है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 174 इंटू 1/2, बी का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 290। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मिल जाएगा। और इसी के साथ जो है आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर का सारा थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया। और अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो और हमसे पूछो। एक दो हम सोच रहे हैं कि 1-2 लेक्चर और डालेंगे हम इसमें, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम डिस्कशन कर देंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो, ठीक है। खैर वैसे ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।